हेलो एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को सुप्रभात एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओके, आफ्टर दैट देखिए हमने जो भी अभी लेक्चर अटेंड किया है, जो भी हमने आपको जितने भी रिवीजन क्लासेस अपलोड किए हैं, आई होप आप उसको गो थ्रू कर रहे होंगे। और ये आज का लास्ट टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमिक्स। आज इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। आज हमें पढ़ना होगा एमएनसी के बारे में, WTO के बारे में, ओके, वर्ल्ड बैंक के बारे में, SEZ के बारे में, FDI के बारे में, ठीक है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, और इन्वेस्टमेंट के बारे में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के बारे में। और एक दो जो टॉपिक होगा इम्पैक्ट ऑफ, ये भी देख सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, है ना, इम्पैक्ट क्या क्या है, ठीक। तो ये सारे टॉपिक है कवर जो आपको आज ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एमएनसी से, है ना। हमने कल इसके बारे में बात किया था कि एमएनसी होता क्या है। देखिए एमएनसी का मतलब होता है मल्टी नेशनल, किसी किसी में कंपनी भी लिखा हुआ है, कारपोरेशन भी होता है, ठीक है, कारपोरेशन भी होता है, याद रखिएगा। अब देखिए इसके क्या क्या, हम इसके नेगेटिव भी पॉइंट पढ़ेंगे और पॉजिटिव भी इंपैक्ट भी क्या क्या होते हैं, दोनों एस्पेक्ट देखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले एमएनसी होती क्या है। हमने बताया कि मल्टीनेशनल कंपनी वो कंपनियां होती हैं जिनके जो ब्रांचेस होते हैं, है ना, जिनके ब्रांचेस होते हैं कंट्री के साथ साथ, जिस कंट्री में उनकी ऑफिस होती है उसके साथ साथ उनकी जो ब्रांचेस होते हैं, एक कंट्री के साथ साथ वेरियस कंट्री में उनके ब्रांचेस होते हैं, इसी को क्या बोलते हैं एमएनसी कंपनी। और इनके पास कैपिटल बहुत ह्यूज अमाउंट में होता है, इसीलिए एक कंट्री के साथ साथ इनके कई सारे कंट्री में इनके ब्रांचेस होते हैं, और इस गुड्स एंड सर्विसेज या फिर जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं ट्रेड के साथ जो भी है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं एमएनसी कंपनी। अब एमएनसी कंपनी कुछ फायदे भी हैं, जैसे अगर हम फायदे की बात करें पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों की बात करेंगे, ठीक है। इसके पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। अगर पॉजिटिव की बात करते हैं 3 या 4 आप लिख लें बहुत है, जैसे जॉब क्रिएशन, जॉब क्रिएशन, है ना, क्या है जॉब क्रिएशन। अब उसके साथ साथ क्या है आपका कल्चरल, जो चीजें है ना कल्चरल हो गई, है ना। कल्चर का तौर पे क्या है कि जैसे मान लीजिए या जॉब क्रिएशन के तौर पे क्या है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जहां पर कि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन वहाँ पे उनको नीड है किसी जॉब की, तो अगर वहाँ पे अगर कोई बड़ी कंपनी आती है, एमएनसी कंपनी आती है, तो जैसे इंजीनियर हो गए वहाँ पे, और जो उनके जो एसोसिएट हो गए, मैनेजर हो गए, है ना, वहाँ के लेबर हो गए, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको वहाँ पे जॉब मिल सकती है। तो एमएनसी कंपनी आने के फायदे ये हैं कि वहाँ पे जॉब क्रिएशन की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा कल्चर हम उसे पढ़ेंगे, सॉरी ग्लोबलाइजेशन में पढ़ेंगे कल्चरल, जॉब क्रिएशन हो गया। उसके साथ साथ लिविंग स्टैंडर्ड, है ना, लिविंग स्टैंडर्ड। मान लीजिए अब इन लोग को जॉब मिली, है ना, तो इनका क्या होगा, पैसे अधिक से अधिक आएंगे, इनको जो इकोनॉमिक स्टेटस क्या होगा इनका, बेटर होगा। अब इकोनॉमिक स्टेटस बेटर होने के साथ साथ अब क्या होगा इनका कि लिविंग स्टैंडर्ड में क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा। लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा इनका, इंप्रूवमेंट होगा लिविंग स्टैंडर्ड में। और उसके साथ साथ जो भी होगा क्या नाम है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी, वो राइज करेगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या राइज करेगी, जैसे मान लीजिए कि अब क्या है कि जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे या फिर ऐसे बहुत बड़े लेवल पे जो बिजनेस करते थे, अगर हमें कोई चीजें खरीदे तो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में मिलते थे, उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। तो अब एमएनसी कंपनी की आने की वजह से हमें वो प्राइजेस भी क्या हो जाएगा, बहुत कम प्राइस में, चीपेस्ट प्राइस में मिल सकेंगे, तो हमारी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत सारी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, ठीक है। ये इसके फायदे हैं। अगर नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करेंगे तो आपको क्या हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, पॉल्यूशन है, ठीक है, पॉल्यूशन है आपका। इसका क्या मतलब है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि भाई जो भी कंपनियां आती हैं, है ना, एमएनसी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ह्यूज कंपनी होती हैं, तो इनका जो मोटो होता है वो प्रॉफिट होता है। तो भाई ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़े ही इम्पैक्ट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट पे। और ये जो कंपनियां होती हैं एनवायरनमेंट का दोहन भी करती हैं। इनको कहीं माइंस है या फिर ऐसी बहुत प्रकार की कंपनियां हैं जिनको माइंस की जरूरत होती है, या फिर डैम है ना, फिर वहाँ पे उनका स्टेबलाइज होती है कुछ कंपनी, ठीक है। तो हमारे नेचर क्या करती है, वो हार्म करती है, जिसकी वजह से इसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं। पॉल्यूशन है ना, पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन मतलब क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हर जगह अपना इंडस्ट्री सेटअप करती हैं, तो उससे निकलने वाले जो स्मोक होते हैं, धुएं होते हैं चिमनी के माध्यम से, उनके जो वाटर स्लैश होते हैं, जो वाटर होता है प्रदूषित जो पानी होता है ना,
ये कहाँ जाते हैं? हमारी नदियों में, ओशियंस में, है ना। तो ये क्या करते हैं? हमारे पॉल्यूशन के लिए भी जिम्मेदार है। एयर पॉल्यूशन हो सकता है इससे, है ना। हमारे क्या हो सकता है पॉल्यूशन से? क्या होता है? एयर पॉल्यूशन हो सकता है, ठीक, वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, सॉइल पॉल्यूशन हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एमएनसी कंपनी भी हमारे नेगेटिव इंपैक्ट के लिए भी जानी जाती है। जो पॉजिटिव तो है ही, जॉब क्रिएशन हो गया, लिविंग स्टैंडर्ड हमारा बढ़ जाता है, इकोनॉमिक ट्रेड एक्टिविटी हमारी अच्छी हो जाती है, ठीक है। और गुड्स एंड सर्विसेज भी बेहतर हो जाती है ना। हमारा जो क्या नाम है, टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव होती है, ठीक है। एमएनसी कंपनी क्या है, अपनी जो टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, है ना, तो उससे हमारी टेक्नोलॉजी में भी शेयर एक्सचेंज होने की वजह से इसमें भी ग्रोथ होता है। तो ये सब क्या है? पॉजिटिव, और ये सब क्या है? नेगेटिव एस्पेक्ट है, ठीक है। और इनके साथ साथ जो स्मॉल लेवल पे जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या हो जाती हैं? एक्वायर कर लेती है। क्या कर लेती हैं? एक्वायर कर लेती हैं। तो इनका भी वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि जॉब तो दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकता है इन पे? जैसे मान लीजिए हमने कल डिस्कस किया था कि एक स्मॉल स्केल भी कंपनी है कोई, है ना, जो टॉयज बनाती है। क्या बनाती है? टॉयज, ठीक है। अब कोई बड़ी कंपनी आ गई, एमएनसी कंपनी आ गई, ठीक है। तो अब क्या करेगी कि भाई इनके पास कैपिटल है, इनके पास कैपिटल अधिक है, इनके पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इनके पास ना कैपिटल है ना टेक्नोलॉजी है। अब ये जो स्मॉल स्केल पे बनाते हैं, इनके जो टॉयज होते हैं वो महंगे होते हैं। इनके क्या होते हैं? महंगे होते हैं। महंगे हो गए तो इनको लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे। अब एमएनसी कंपनी पे मशीनें होती हैं, इन पर टेक्नोलॉजीज होती हैं, और ये क्या करते हैं? बहुत ह्यूज अमाउंट में ये प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। और वो क्या होते हैं? इनसे सस्ते होते हैं, चीप होते हैं, ठीक। जब ये चीप होते हैं तो लोग इनको प्रेफर करते हैं, और ये कंपनियां क्या होती हैं? डिक्लाइन चली जाती हैं, और इसमें शट डाउन भी हो जाएगा। तो अब यहाँ से लोग क्या हो गए? अनएम्प्लॉय हो जाएंगे, है ना। तो ये भी क्या है? नेगेटिव एस्पेक्ट है इसके, ठीक है। अब नेगेटिव एस्पेक्ट है, तो अब एमएनसी कंपनी क्या करेगी कि भाई चलो ठीक है, ऐसा करो कि जो तुम प्रोडक्ट बना रहे हो अपना, है ना, वो पूरी कंपनी जो है ना एक्वायर कर लेते हैं। इनको क्या करेंगे? एक्वायर कर लेंगे कि रहने दो, जो भी है उनको डायरेक्ट कंपनी खरीद लेते हैं। तो अब ये जो कंपनी ओपन होने चाह रही थी, ये क्या हो गई? डिक्लाइन हो गई। तो इससे हमारे इस पे क्या होगा? इनके नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं, ठीक है, क्योंकि बस ह्यूज अमाउंट है और इनके सामने टिक ही नहीं सकते, है ना। आपने देखा होगा बहुत बड़ी कंपनियां आती हैं, तो जो बड़ी कंपनियां बन जाती है तो छोटे छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को या फिर इंडस्ट्रीज को क्या कर लेती है? एक्वायर कर लेती हैं। जैसे एलॉन मस्क है, ट्विटर को खरीद ली, है ना, जो अब एक्स के नाम से जाना जाता है। तो इसी तरह अन्य कंपनी, इसी तरह एमएनसी कंपनियां होती हैं जो छोटी छोटी कंपनियां एक्वायर कर लेती हैं कि उनका अस्तित्व ही ना रहे, ठीक है। तो ये इनके नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप ये समझ में आएगा। ज्यादा लिखना नहीं है, 3-4 लाइन आप लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए WTO के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसका मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बारे में बात कर लेते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? आपने गट गट ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ, है ना, ट्रेड, ठीक है। जनरल एग्रीमेंट और टैरिफ ट्रेड, ठीक है। जनरल एग्रीमेंट, एक मिनट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ, एक सेकेंड, ये थोड़ा वीडियो रुक गया था, ठीक है। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। देखिए, ये जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसका नाम होता है गट। ये देखिए 1990, आई थिंक ये 1947, है ना, तब तक इसका नाम ये था। उस समय भी भारत इसका पार्ट था। प्रेजेंट टाइम में अगर हम मेंबर की बात करें, तो करीब करीब 187 मेंबर हैं इसके, ठीक है। 187, या हमें लगता है कि 187, थोड़ा इसमें डाउट है, ठीक है। 187 या 164 समथिंग होंगे, सॉरी 164 समथिंग होंगे, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक में 187 है, ठीक, 187, ठीक है। आइए देखते हैं, तो ये थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, 164 आई थिंक है, ठीक है। तो आइए उसके बाद देखते हैं। और उसके साथ साथ इसका जब नाम चेंज हुआ, पूछेगा कभी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम गट से कब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हुआ? तो ये हुआ था आपका
जनवरी 1995, 1995 में, तब जाके भारत भी इसका मेंबर बना था। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में। इसका मतलब क्या होता है, देखिए वर्ल्ड, और इसका जो हेडक्वार्टर है, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। कहाँ है, जिनेवा, जो क्या कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक ऐसी संस्था है जो जितने भी डिस्प्यूट होते हैं वर्ल्ड के बीच में, है ना, उसको ये सॉल्व करते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ देखिए जो गट है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ, देखिए इसके नाम में छुपा हुआ है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। और उसको उस समय 1947 में ये नाम था, लेकिन इसका नाम जब चेंज हुआ 1 जनवरी 1995 में, तब उसका नाम क्या कर दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। क्या कर दिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। इनके साथ साथ इनका क्या, इनका जो अगर पूछा जाए इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जिनेवा में है। आई थिंक इसके जो मेंबर, फाउंडिंग मेंबर है वो 164 है। ठीक है, एक बार रीचेक कर लीजिएगा, नहीं तो मैं पिन कर दूंगा आपको। ठीक, अब इसके देखिए काम क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काम क्या है। देखिए ये डिस्प्यूट जो होते हैं, जो डिस्प्यूट होता है, जैसे मान लीजिए दो कंट्री के बीच में डिस्प्यूट है, तो उसको सॉल्व कौन करेगा, ये करेगी। जितने भी मेंबर हैं इसके पार्ट है, और इनके बातों को इनको मानना पड़ेगा। ठीक है, डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं। और उसके साथ साथ इनमें जो भी टैरिफ बैरियर है ना, टैरिफ बैरियर जो है, ठीक, ये भी हम पढ़ेंगे टैरिफ बैरियर क्या होता है। ठीक, टैरिफ बैरियर, मान लीजिए भाई अभी मान लीजिए कि मैं अपना कोई प्रोडक्ट यूएस में भेज रहा हूँ या फिर ऑस्ट्रेलिया में भेज रहा हूँ, तो मान लीजिए मैं मेरे जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है 100 रुपये है, अब उन्होंने वहाँ पे टैरिफ बैरियर लगा दिया 50 रुपये, तो अब जो मेरा प्रोडक्ट होगा वहाँ पे कितने बिका, 150 रुपये बिकेगा। तो भाई ये कैसे पॉसिबल है। अब उनका सामान अगर हम उनके प्रोडक्ट अगर 100 रुपये के हैं और हम उन पर टैरिफ बैरियर 10 रुपये लगाएं, तो उनका प्रोडक्ट यहाँ पे कितना बिक रहा है, 110 रुपये। तो इस प्रकार का हमारा मैकेनिज्म बनना चाहिए कि कम से कम कि कंट्री ए और कंट्री बी है, ठीक है, तो अगर इसमें जो टैरिफ बैरियर लगा हुआ है वो इक्वली हो, क्या हो, इक्वली हो। मोस्टली केसेस में नहीं, लेकिन फिर भी इक्वल हो, एक समान हो, कि इस कंट्री को इससे प्रॉब्लम ना हो, ना इस कंट्री को इससे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसीलिए इसका डिस्प्यूट कौन सा देखता है, WTO देखती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखती है। तो ऐसे टैरिफ बैरियर लगाना हो गया, डिस्प्यूट सॉल्व करना हो गया, है ना, उनमें क्या क्या कमियां हैं किसी कंट्री में, जो ट्रेड में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है ना, ठीक है, इनको हैंडल करना किसका काम है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो आई होप ये बस टॉपिक लिख दीजिएगा कि कब गट का नाम ये है, इसमें 1947 में हुआ था इसका नाम, एंड आफ्टर दैट उसमें भी हमारा भारत मेंबर था, और 1 जनवरी 1995 इसका नाम चेंज कर दिया गया, जो हो गया WTO। इसके फाउंडिंग मेंबर आई थिंक 164 है समथिंग, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इतना आप याद रखिएगा। और इसकी जो मुझे इसकी वर्किंग क्या क्या है, तो इसके डिस्प्यूट देखता है, टैरिफ बैरियर में क्या कितना लगा, कितना लेगा, कोई प्रॉब्लम्स आ गई इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, है ना, ये सही वीडियो, ठीक है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तो ये सारी चीजें कौन देखेगा, WTO देखेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। ठीक है, देखिए वर्ल्ड बैंक क्या है, इसमें सिंपल जान लेते हैं हमें वर्ल्ड बैंक के बारे में। ठीक है, देखिए इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। ठीक है, वाशिंगटन DC में है। ठीक, उसमें करीब इसके फाउंडिंग जो मेंबर हैं कितने हैं, 189। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ आपको बताना नहीं है, पूछेगा क्या, इसके काम क्या है। देखिए पॉवर्टी को, जो पॉवर्टी होती है ना, पॉवर्टी हो गया, ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और पॉलिसी मेकिंग हो गया। पॉलिसी मेकिंग किसके लिए भाई, सोसाइटी के लिए। ठीक, ये सारे काम कौन करता है, वर्ल्ड बैंक करती है। देखिए वर्ल्ड बैंक में पैसे भी देती है, ऐसी बात नहीं, लेकिन किस लिए देती है। जैसे मान लीजिए कोई कहीं पे पैंडेमिक आ गया, कहीं पे गरीबी है, कहीं पे भुखमरी है, तो उसके लिए कौन पैसे देता है, वर्ल्ड बैंक देखती है। तो वहाँ पे अगर मान लीजिए किसी देश में ब्रिज बनाना हो, या फिर बहुत बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलना हो, या फिर रेलवे का नेटवर्क बनाना हो, तो इन सब के प्रोजेक्ट के लिए कौन फाइनेंस करता है, वर्ल्ड बैंक करती है। वर्ल्ड एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जो ऐसे देशों को वो देखते हैं जो अनडेवलप्ड हैं, जैसे साउथ अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, इस प्रकार की जो कंट्री है, इनको ये कम इंटरेस्ट पे पैसे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो जीरो इंटरेस्ट पे भी पैसे देते हैं, क्यों, जहाँ पे पॉवर्टी को क्या करना है, डिक्लाइन करना है ना, इनको पॉवर्टी को डिक्लाइन करना है, भुखमरी को दूर करना है, ये सारे काम कौन करती है, वर्ल्ड बैंक करती है। सोसाइटी में जो पॉलिसी मेकिंग जो होता है उसके लिए भी काम करती है।
जो किसी कंट्री में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है उसके लिए भी काम करती है। कहीं रेल हो गया, कहीं ब्रिज बनाना हो गया, इस प्रकार के काम कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करती है। इससे ज़्यादा कम कुछ नहीं की जरूरत है, क्योंकि रिवीजन क्लासेज है जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, और खासकर जो इसका डोमिनेंस होता है यूरोपियन कंट्री का देखा है, क्योंकि इसमें अब सबसे अधिक जो शेयर है, जो पैसे जमा करते हैं, यूरोपियन कंट्री का देखा है इसमें। ठीक है, अब इसमें करीब करीब कितना बताया था, 187 मेंबर है इसमें। कितने हैं? 187 मेंबर हैं। और उसको क्या नाम है? पॉवर्टी के लिए जाना जाता है, कि पॉवर्टी को डिक्लाइन करना है। जो किसी भी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने का काम आता है। अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है, किसी वर्ल्ड में पेंडेमिक आ गया है, तो उसको देखने के कौन काम करती है? वर्ल्ड बैंक करती है, क्योंकि ये पैसे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कहीं पे आपका रेल का प्रोजेक्ट है, रेलवे मेट्रो का प्रोजेक्ट हो गया, या फिर कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ब्रिज बनाना है, तो ये फाइनेंस करते हैं वर्ल्ड बैंक। आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। SEZ क्या होता है? ठीक है, देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखिए ये ऐसा एक जोन होता है, जैसे मान लीजिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखिए भारत या फिर ऐसी जो भी कंट्री है, भारत क्या करता है, कैसे एक प्लेस बनाता है जहां पर अन्य देश के लोग यहाँ पे आके ट्रेड कर सके, और क्या हो, जीरो टैरिफ बैरियर के साथ, जीरो टैरिफ बैरियर के साथ उनको क्या अच्छी सुविधा है ना, फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, एजुकेशन से लेकर के उनको प्लेटफॉर्म के लिए है ना, और उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए है ना, और ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करेगा? जहाँ पे सारी चीज़ें आसानी से मिल जाए, आपको जीरो टैरिफ बैरियर लगे, ऐसे क्षेत्र को क्या बोलेंगे? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब ये है कि हम एक ऐसा क्षेत्र बनाएंगे जहां पर अन्य देश की कंपनियां आके वहां पे क्या करें? पैसे इन्वेस्ट करें और अपना बिजनेस स्टेबलाइज करें, है ना। अब वहां पे करेंगे तो लोग क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा, और वहां पे हमारे यहाँ क्या आएगा? पैसे आएंगे, जिससे हमारा जो भारत का जो रेवेन्यू है वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो ऐसे सेक्टर जहाँ पे भारत जीरो टैरिफ लगाता है और उनको उनके लिए स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कि उनको बिजनेस में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहेंगे? स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं FDI। देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए एक इन्वेस्टमेंट होता है कि इंडिया के लोग करते हैं, जो इंडिया के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, और एक FI होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, अगर उसमें से विदेश से पैसा आ रहा है ना, और ये पैसा गवर्नमेंट के थ्रू भी आता है और डायरेक्ट भी आता है। ठीक है, तो कुछ लोग गवर्नमेंट के थ्रू भी जाते हैं, FDI के थ्रू, और ऐसे भी पैसे लगाते हैं। तो जब ये पैसा FDI जो आता है हमारे भारत में आता है, जो विदेश से जो पैसे आते हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, यहाँ पे कोई सेटअप करने के लिए, कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या बोलेंगे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट जो होता है जो अगर विद इन कंट्री किया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? इंडिया जो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं कि भाई हमने इन्वेस्टमेंट किया, कहाँ पे किया? इंडिया के कंट्री में। या अगर विदेश में कर दिया तो हम उसे इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे, हमें क्या बोलेंगे? FDI बोलेंगे। क्यों? हमने विदेश में इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, कोई बंदा विदेश का है, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, हमारे यहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हमारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो क्या होगा? हमारी इकोनॉमी क्या होगी? बूम करेगी, मतलब इंक्रीज करेगी, हमारे जॉब क्रिएशन होंगे, लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो ये FDI हमारे लिए क्या होता है? फायदेमंद होता है। ठीक है, तो ऐसे पैसे जो विदेश से इंडिया में आते हैं उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और जो सिर्फ इंडिया में ही अगर कोई पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट में FDI हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ठीक, एंड आगे है टैरिफ बैरियर। देखिए हमने बताया टैरिफ बैरियर है ना, टैरिफ बैरियर, टैरिफ बैरियर। देखिए इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, टैरिफ बैरियर क्या होता है। देखिए टैरिफ बैरियर वो होता है जहां पर कोई भी सरकार अगर कोई कंट्री के बीच में है ना, किसी कंट्री के बीच में एग्रीमेंट होता है, मान लीजिए कंट्री A और B है, मान लीजिए कंट्री A और B है, और इन लोगों ने कोई प्रोडक्ट X और Y कोई प्रोडक्ट है, तो इन्होंने बोला कि भाई देखिए हम आपके यहाँ एक प्रोडक्ट 100 रुपीज़ के बेच रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला ठीक है भाई हमारे मार्केट में बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इन्होंने यहाँ पे भेज दिया। अब इन्होंने बोला कि भाई हम भी आपके यहाँ एक कोई प्रोडक्ट है, Y प्रोडक्ट है जो आपके यहाँ भेजें, उसका प्राइस 200 रुपये है। तो अब इन दोनों कंपनियों में एग्रीमेंट साइन हुआ कि भाई देखिए जो भी प्रोडक्ट आप हमारे यहाँ बेचेंगे और आप हमारे यहाँ मैं आपके यहाँ बेचूंगा, तो यहाँ पे हम लोग टैरिफ बैरियर नहीं लगाएंगे, मतलब एक तरह से टैक्स हो गया, हम इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो
जीरो टैरिफ बैरियर जो हो गया, इन दोनों के बीच सहमति हो गई और प्रोडक्ट एक दूसरे कंट्री में बेचे जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, टैरिफ बैरियर, है ना, कि वहाँ पे टैरिफ बैरियर नहीं लगा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर का मतलब सिंपल सा मतलब होता है कि विदाउट टैरिफ बैरियर, ये जीरो टैरिफ बैरियर है। और टैरिफ बैरियर का एक सीधा सा मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए ए और बी है, अगर हमने यहाँ पे कुछ सामान भेजा 100 रुपये का और इन्होंने बी कंट्री ने क्या कर दिया, इस पे 10 रुपये का टैरिफ बैरियर लगा दिया, तो अभी हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 110 रुपये का, इसे क्या बोलेंगे, 110 को टैरिफ बैरियर। जो इन्होंने 10 रुपये हमारे इस पे इम्पोज किया है ना, इसे क्या बोलेंगे, टैरिफ बैरियर। ओके, तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा टैरिफ बैरियर क्या होता है। टैरिफ बैरियर सिंपल से वही होता है कि भाई जब आप किसी वस्तु, कोई कंट्री आपके प्रोडक्ट पे या फिर कमोडिटी पे कोई टैक्स लगा दे या कोई उस पर कोई चार्ज ऐड कर दे, उसे ये क्या बोलेंगे, टैरिफ बैरियर। जैसे हमने देखा है एग्जाम्पल के तौर पे कि 100 रुपये हमारे प्रोडक्ट का दाम था कि हम 100 रुपये ले जाएंगे और यूएसए में इसको बेच देंगे या ऑस्ट्रेलिया में बेच देंगे। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया में गया ये प्रोडक्ट, तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि नहीं भाई आप इसको, हम इस पे 20 रुपये लगाएंगे इस पे, तब आप इसको हमारे बेचेंगे। तो यहाँ पे ये कितने का हो गया, 120 रुपये का। तो भैया महंगा होगा तो इंडिया को घाटा होगा ना, कि भाई इतना महंगा प्रोडक्ट है, अगर इनके देश में यही प्रोडक्ट अगर 115 का मिल जाए तो हमारे प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, डाउनफॉल चले जाएंगे, हमारी इकोनॉमी भी डाउनफॉल में चली जाएगी, राइट। तो इसलिए टैरिफ बैरियर कहीं ना कहीं घाटा भी होता है और कहीं ना किसी वे में फायदा भी होता है। ठीक है, तो अगर ये टैरिफ बैरियर जो इन्होंने 20 रुपये लगाया है ना, अभी प्रोडक्ट 120 का हो गया, तो इसी क्या बोलते हैं, टैरिफ बैरियर। अगर ये टैरिफ बैरियर इन लोगों के बीच में एग्रीमेंट साइन हो जाए कि भाई ना भी हम लगाएंगे ना आप लगाएंगे, तो वहाँ पे क्या अगला, जीरो टैरिफ बैरियर, और इससे दोनों देशों को फायदा होता है। ठीक है, खासकर इंडिया के केस में ये हो गया। आई होप कि सारे टॉपिक आपके कवर हो गए हैं। इसे जो भी एक दो टॉपिक छूटेंगे, आई होप मैंने क्लियर कर दिया कि दो तीन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई ग्लोबलाइजेशन से हमारे भारत में इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। जैसे देखिए, इसके नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। ग्लोबलाइजेशन से भाई देखिए हमारे इकोनॉमिक ट्रेड डेवलप हो सकते हैं, पॉलिटिकल चीज़ें डेवलप हो सकती हैं, सोसाइटी डेवलप हो सकती है, कल्चरल एक्सचेंजेस हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखें तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट खिलाफ हो सकते हैं, पॉल्यूशन चीज़ें इंक्रीज हो सकती हैं, पॉल्यूशन इंक्रीज कर सकता है एमएनसी कंपनी के आने की वजह से। और उसके साथ साथ जितने भी हमारे क्या नाम है, जो छोटे कुटीर उद्योग है, छोटे लेवल के इंडस्ट्रीज ओपन की है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां आती है तो वो क्या वैनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इसके कुछ पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, ये दोनों आप लिख सकते हैं। ठीक है, एमएनसी ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, जिनके ब्रांचेस एक कंट्री के साथ साथ अन्य कंट्री में होते हैं उसे एमएनसी कहते हैं। WTO एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या नाम है, इसका जो हेडक्वार्टर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है ना। उसकी करीब 1 मेंबर है। इसका गठ था 1947 में, इसका नाम बदल हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1 जनवरी 1995 को भारत इसका पार्ट भी बन गया। उस समय दोनों में पार्ट था इसका, लेकिन इसका जो नामकरण हुआ सेकेंड टाइम 1 जनवरी 1995 में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक क्या है कि वर्ल्ड बैंक ऐसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो गरीब देशों को, अनडेवलप्ड कंट्रीज को क्या करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल चीज़ें प्रोवाइड करता है, पॉवर्टी से निकलने का काम करता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उनको पैसे फाइनेंस करता है। ठीक है, कोई पैंडेमिक का उसके लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वर्ल्ड बैंक देखता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, हमने ऑलरेडी डिस्कस करी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो जोन होता है जहाँ पे भारत सरकार या कोई ऐसी कंट्री वहाँ पे किसी अन्य देश के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है ना, कि चाहे वो एजुकेशन से हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन से हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी से हो, चाहे टैरिफ बैरियर जीरो लगा देना हो ना, सारी चीज़ें। तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, इकोनॉमिक बूम होता है और बहुत सारी कंपनी यहाँ पे आती हैं। FDI क्या होता है, जब कोई पैसा विदेश से इंडिया में आता है ना, कोई भी विदेशी कंपनी भारत में जब इन्वेस्ट करती है तो उसे FDI बोलते हैं। जैसे एप्पल होगी, सैमसंग हुई, अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, अपनी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। इस प्रकार से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हमारे इंडिया के लोग इंडिया के कंट्री में इन्वेस्टमेंट, उसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। टैरिफ बैरियर ऐसा, अगर कोई भी प्रोडक्ट है, अगर हम एक देश से दूसरे देश में बेचते हैं, अगर वो कंट्री उस पर कुछ चार्ज लगा दे, है ना, किसी कोई 100 रुपये का है, उन्होंने 20 रुपये ऐड कर दिया, तो 120 का हो गया, तो जो उन्होंने 20 रुपये लगाया है उसे क्या बोलते हैं, टैरिफ बैरियर बोलते हैं। ठीक है, आई होप इस क्लियर हो गया होगा। ठीक, इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं आपसे, आप इसको एक बार समराइज कर लीजिएगा। और आज का लेक्चर इतना ही, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आज ये जो इकोनॉमिक्स है कंप्लीट होता है। कुछ ऐसे छोटे मोटे टॉपिक होंगे, अगर मुझे लगेगा कि कुछ छूटा हुआ है तो मैं कभी एक क्लास लेकर के उसको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही पॉलिटी या ज्योग्राफी लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो आप जरूर बताइए कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, या फिर जो भी सब्जेक्ट आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको आपके एग्जाम के लिए गुड लक, बेस्ट विशेस एंड जय हिंद।